गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग पढ़ रहे थे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में अपन ने खूब सारे टॉपिक कर लिए थे कि वृद्धि अपरिमित है, वृद्धि को प्रभावित करने वाली दशाएं, फिर विभेदन, निर्विभेदन एवं पुनर्विभेदन। इसके पश्चात एक अपना आज का टॉपिक है छोटा सा, संबंधित वृद्धि दर। संबंधित वृद्धि दर किसे कहते हैं? जब हम वृद्धि को प्रारंभिक आकार, जब हम वृद्धि को उसके प्रारंभिक आकार एवं प्रति इकाई समय में होने वाली प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी आरंभिक आकार के रूप में होने वाली वृद्धि को जब हम प्रारंभिक वृद्धि कितनी है और उसके बाद में एक निश्चित समय में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, तो या परिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं आरंभिक आकार की प्रतिशतता में प्रति इकाई समय में आरंभिक आकार के रूप में होने वाली वृद्धि संबंधित वृद्धि दर कहलाती है। इसे हम RGR या प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि, RGR प्रति इकाई समय में होने, प्रति इकाई समय में होने वाली, प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि बटा प्रारंभिक वृद्धि, और इसको गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RGR यानी प्रारंभिक आकार। जैसे अपनी पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, और उसके ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आपको निकालना है। तो प्रश्न क्या है कि एक पर्ण है जिसका आयतन जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर, और 24 घंटे पश्चात वो वृद्धि कर लेती है 5 सेंटीमीटर की, अर्थात वो 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक पर्ण है जिसका आयतन कितना है? एक पर्ण है, इसका आयतन है 50 सेंटीमीटर, और ये 24 घंटे पश्चात कितनी हो जाती है? 55 सेंटीमीटर। तो अपने को इसमें संबंधित वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो प्रति इकाई समय में होने वाले, अपने पास सूत्र है, प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि अर्थात 5, और प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी? 5 गुणा 100, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी के अंदर अगर अपन ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा? 55, प्रारंभिक वृद्धि कितनी है? 50 गुणा 100, तो वृद्धि कितनी हुई? 5, 2 यानी 10। यहां क्या होगा? अपने पास वृद्धि आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृद्धि किस में ज्यादा हुई? पहली जो पर्ण है उसमें 100% की वृद्धि अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 10 सेंटीमीटर की कोई पर्ण हो और 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करती है तो उसमें RGR क्या आ जाएगा अपने पास? 50 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। तो ये इस सूत्र की सहायता से संबंधित वृद्धि दर को अपन ज्ञात कर सकते हैं। संबंधित वृद्धि दर क्या हुआ? शॉर्ट में इसको कहते हैं RGR, रिलेटेड ग्रोथ रेट। रिलेटेड ग्रोथ रेट का सूत्र क्या है? प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि बटा प्रारंभिक वृद्धि गुणा 100। इस आधार से हम वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है परिवर्धन या विकास। तो अपन ने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि परिवर्धन या विकास किसको कहते हैं। अभी जैसे अपन ने उदाहरण लिया एक पर्ण का, ठीक है, परिवर्धन या विकास। अभी अपन ने किसका उदाहरण लिया? एक पर्ण का उदाहरण लिया था, अर्थात पर्ण के आकार में होने वाली बढ़ोतरी को हमने ज्ञात किया था। अब अपन बात करते हैं किसकी? परिवर्धन की या विकास की। तो विकास या परिवर्धन किसे कहते हैं? विकास क्या होता है आप लोगों को पता होगा, परिवर्तनों का क्रम होता है। विकास क्या है? परिवर्तनों का क्रम है जो जीवधारी अंग
उत्तक या इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं, उनकी वृद्धि, उनका विभेदीकरण, उनका परिपक्वन, प्रजनन, जीर्णावस्था व मृत्यु तक के समस्त परिवर्तनों को हम क्या कह देते हैं? विकास या परिवर्धन कह देते हैं। तो अगर हम पादपों की वृद्धि के संदर्भ में ज्ञात करें तो प्रारंभ में क्या होता है? अपने पास एक बीज होता है और बीज को अंकुरित करवाते हैं या बीजांकुरण होता है। बीजांकुरण के पश्चात उसकी जुवेनाइल अवस्था आती है, जुवेनाइल के पश्चात परिपक्व अवस्था, या हम कह सकते हैं कि इनमें कायिक बढ़ोतरी होती है। कायिक बढ़ोतरी होने के पश्चात पुष्प का निर्माण, जिसे हम जननिक वृद्धि कहते हैं, और पुष्प के निर्माण के पश्चात बीज का निर्माण होता है और बीज के निर्माण के पश्चात जीर्णावस्था आती है और जीर्णावस्था के पश्चात मृत्यु हो जाती है। अर्थात एक प्रावस्था से अगली प्रावस्था में जो रूपांतरण होता है, यानी विकास हम किसे कह सकते हैं? एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में होने वाले रूपांतरण या परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? विकास कह देते हैं। क्योंकि विकास क्या है? परिवर्तनों का क्रम है। विकास क्या है? परिवर्तनों का क्रम है। तो इसी प्रकार अगर हम पादपों के संदर्भ में देखें तो विकास जो है वो एक सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पौधे प्रदर्शित करते हैं प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी और दूसरा विषम पर्णता। अगर हम पत्तियों की बात करें तो विषम पर्णता और प्लास्टिसिटी, ये दो टर्म है अपनी जो परिवर्धन को संदर्भित करती है। तो प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे? प्लास्टिसिटी क्या है कि पौधे वातावरण व जीवन की प्रावस्था से प्रतिक्रिया करने के लिए, विभिन्न संरचनाएं उत्पन्न करते हैं और ये विभिन्न संरचनाओं को उत्पन्न करने की जो योग्यता है वो योग्यता क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। जैसे हम बात करें बीजांकुरण के द्वारा क्या संरचना प्रदर्शित होगी? बीजांकुरण के द्वारा प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है, या प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल से प्रांकुर और मूलांकुर वृद्धि करते हैं और उसके पश्चात प्रांकुर जो है वो परोह का निर्माण करता है, मूलांकुर जो है वो मूल का निर्माण करता है। तो ये विभिन्न अवस्थाओं में जो रूपांतरण हो रहा है, इसी रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? इसी रूपांतरण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, या जीवन की प्रावस्थाओं से प्रतिक्रिया करने के लिए जो विभिन्न संरचनाएं उत्पन्न करते हैं, इनकी यह योग्यता प्लास्टिसिटी कहलाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें विषम पर्णता, तो ये विकास के क्रम में एक सोपान है। विकास के क्रम में सोपान के अंतर्गत कुछ पादपों में, जैसे आप लोगों ने देखा भी है धनिये के अंतर्गत क्या होता है? दो विभिन्न प्रकार की पर्णें पाई जाती है। यानी एक पर्ण अपन देखें तो सीधा इस प्रकार से ऊपर की तरफ से ये गोल होती है, और दूसरी अगर अपन देखें तो इस प्रकार से यो जो पर्ण है वो कटी फटी अपने को दिखाई देती है। तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं? विषम पर्णता, अर्थात दो भिन्न भिन्न आकार की पर्णों का पाया जाना क्या कहलाता है? विषम पर्णता कहलाता है। जैसे धनिया है, लार्क्सपर है या कपास है, इन पादपों के अंतर्गत आप ये चीज देख सकते हैं। तो ये अपना परिवर्धन होता है और उसके पश्चात अपने आते हैं वृद्धि नियामक, यानी जो वृद्धि हो रही है या एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था का निर्माण हो रहा है, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था बन रही है, इन सब को जो नियंत्रित करते हैं, इन नियंत्रित करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? वृद्धि नियामक पदार्थ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था वृद्धि नियामक, या यहां हम बात करें पादप वृद्धि नियामक, पादपों की बात कर रहे हैं तो अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? पादप वृद्धि नियामक। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, यानी जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, अपन ने पहले भी बात की थी कि खेत में जब हम फसल लेते हैं तो अपना
मुख्य उद्देश्य फसल लेने का क्या है? बीजों को प्राप्त करना। और बीज कब प्राप्त होंगे? जब पुष्प का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहां पुनः बनता है, आप लोगों को याद रखना है क्या कि बीज जो है वो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होते हैं। बीज क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद। और हम बात कर रहे हैं आवृत बीजी पादपों की, तो आवृत बीजी पादपों में लैंगिक अंग जो है वो पुष्प होता है। और पुष्प का निर्माण होना या पुष्प की वृद्धि होनी कब प्रारंभ होगी? जब कायिक वृद्धि समाप्त हो जाएगी, अर्थात जड़, तना, पत्ती जो है अपनी पूर्ण आकार प्राप्त कर लेंगे, उसके पश्चात पादपों में पुष्प का निर्माण होगा। और पुष्प को हम क्या कहते हैं? पुष्प पादप का एक लैंगिक भाग है। और लैंगिक भाग है उसमें पुष्प के जननांग पाए जाते हैं। जननांगों की सहायता से लैंगिक जनन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। और यही खेती करने का अंतिम उद्देश्य होता है, बीज की प्राप्ति। तो बीज का निर्माण पुष्प से होता है। और पुष्प क्या है? जननिक भाग है। और जननिक वृद्धि प्रारंभ होगी कब? जब कायिक वृद्धि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब कायिक वृद्धि को रोकना और जननिक वृद्धि को प्रारंभ करना, ये क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है, जिन्हें हम पादप वृद्धि नियामक कहते हैं। अर्थात ये रोकने वाले भी होते हैं और सहायक भी होते हैं। तो पादप वृद्धि नियामक मुख्य रूप से क्या है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो एक साधारण लघु अणु होते हैं। और इनके सम्मिश्रण को सबसे पहले जो वृद्धि नियामकों की खोज की गई थी, उनमें अपना 5 मैंने आपको वृद्धि नियामक पदार्थ बताए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है अपना ऑक्सीन। ऑक्सीन के बाद में अपन बात करते हैं किसकी? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन के बाद में आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बाद में आता है अपना चौथा इथाइलिन। और इथाइलिन के बाद में आता है अपना एब्सिसिक अम्ल, जिसे शॉर्ट में ABA भी कह देते हैं। ABA, एब्सिसिक अम्ल। तो इसके बारे में एब्सिसिक अम्ल के ऊपर 1 नंबर का प्रश्न फिर पूछा जा सकता है, एब्सिसिक अम्ल की ABA का पूरा नाम लिखिए। तो ABA का पूरा नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अब अगर इनकी रासायनिक प्रकृति की बात करें तो ऑक्सीन जो है वो क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। इंडोल क्या है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और 1 नंबर के प्रश्न के तौर पे आपको ये भी याद रखना है कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया था। उसके बाद में एडेनिन जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे फरफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन। साइटोकाइनिन क्या है? फरफ्यूरल एमिनो प्यूरिन। और इथाइलिन के बारे में आप लोगों को पता है, ये इथाइलिन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, एथिलीन C2H4। और जिब्रेलिन के बारे में क्या है? ये जिब्रेलिक अम्ल होता है। और ABA के बारे में साफ साफ लिखा हुआ ही है, एब्सिसिक अम्ल। इनके अलावा इथाइलिन जो है C2H4, आप लोगों को पता है कि 1 नंबर का प्रश्न फिर बनता है, पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन। पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो वो है इथाइलिन। या और ये मुख्य रूप से फलों को पकाने में सहायक होता है। तो वृद्धि जो पादप वृद्धि नियामक पदार्थ है, इन्हें शॉर्ट में अपन प्लांट, देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो इन्हें हम शॉर्ट में PGI। तो एक प्रश्न यहां पर फिर बन गया अपना कि PGI की फुल फॉर्म दीजिए या PGI को विस्तार कीजिए। तो PGI का पूरा नाम क्या है? वृद्धि नियामक पदार्थ। और ये जो वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं, ये पादपों में व्यापक रूप से किसी एक स्थान पर संश्लेषित होते हैं। और संश्लेषित होने वाले स्थान पर भी ये क्रियाशील हो सकते हैं, और संश्लेषित होने वाले स्थान से अन्यंतर जाकर भी ये क्रियाशील हो सकते हैं। तो हम क्रियाशीलता के आधार पे PGIओं को 2 समूह में विभक्त करते हैं।
एक तो वो जो वृद्धि में सहायक होते हैं, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, कोशिका प्रतिमान संरचना, ट्रोपिक या अनुवर्ती या वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि का निर्माण करने वाले, जिन्हें वृद्धि नियामक कहते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों जो हैं वो वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन है, जबकि इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल जो है इनको वृद्धि रोधी या ग्रोथ इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो ये प्रसुप्ति लाते हैं। प्रसुप्ति क्या है? यानी बीजांकुरण में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। और विलगन अर्थात जो पत्तियां टूटकर अलग होती है उसे हम विलगन कहते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन ये दोनों जो हैं वो वृद्धि रोधी हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पादप वृद्धि नियामकों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हो गया अपना वृद्धि में सहायक, वृद्धि में सहायक, और दूसरा ये दोनों क्या हो गए? वृद्धि रोधी। हालांकि आप लोगों को याद रखना है इथाइलिन कुछ मात्रा में वृद्धि में भी सहायक होता है, क्योंकि ये फलों को पकाने में सहायता करता है। इसके बाद हम बात करें पादप वृद्धि नियामकों की खोज। तो पीजीआर के 5 समूहों की खोज जो है वो एकमात्र संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के द्वारा हुई थी। इन्होंने जई कोलियोपेटाइल जई के प्रांकुर चोल के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल में कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है और वो पदार्थ संश्लेषित होकर, यानी शीर्षस्थ भाग में उनका क्या होगा? संश्लेषण होगा, और शीर्षस्थ भाग में संश्लेषण होने के पश्चात वो नीचे की तरफ अभिगमित होते हैं। और इस बात का जो F.W. वेंट और फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन है, इनके प्रयोग की पुष्टि की थी F.W. वेंट ने। ठीक है, तो इन्होंने ऑक्सिन की खोज की थी। दूसरी बात हम करते हैं किसकी? जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन को बेकने या फुलिस सीडलिंग, धान के पौधे में देखें, उन्होंने देखा कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक था। उस कवक के धान के पौधों में पाए जाने के कारण उनमें बहुत अधिक मात्रा में कायिक वृद्धि होती है, यानी उनके तने के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से ई कुरोसावा, यानी यहां हम ऑक्सिन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और F.W. वेंट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसकी खोज की थी। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और F.W. वेंट ने। जबकि जिब्रेलिन की खोज जो है वो ई कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेलिक अम्ल की खोज की थी। साइटोकाइनिन को सबसे पहले काइनेटिन नाम दिया गया था और इनकी खोज की थी F. स्कूग नामक वैज्ञानिक ने। तो ये अपने को वैज्ञानिकों के नाम जरूर याद रखने हैं। और उसके पश्चात साइटोकाइनिन को प्रारंभ में नाम दिया था काइनेटिन, और काइनेटिन से फिर पृथक किया गया था एक अलग पदार्थ जिसका क्रिस्टलीकरण किया गया था, और इसकी खोज का श्रेय स्कूग को जाता है। और उसके पश्चात 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से वृद्धि निरोधकों की खोज की थी, जिनमें अपने 2 हार्मोन आ जाते हैं। कौन कौन से? इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। और इसकी खोज जो है उसका श्रेय क्रुइनसेंक को जाता है। किसको? क्रुइनसेंक नामक वैज्ञानिक को इथाइलिन की खोज का श्रेय जाता है। इसी प्रकार डोरबिन है, या 3 वृद्धि निरोधक और भी है, एक निरोधक बी है, एक विल्गन सेकंड और डोरमिन, और बाद में इन तीनों को संयुक्त रूप से एब्सिसिक अम्ल कह दिया गया था। कोइंसरेक ने ये सुनिश्चित किया था कि जो फल है, और इन्होंने पर्टिकुलर एक फल का नाम भी बताया था संतरा, कि संतरे में एक वाष्पशील पदार्थ
पाया जाता है जो उनके समीप रखे हुए बिना पके हुए केलों को पके हुए केलों में रूपांतरित कर देता है, जिसे गैसीय हार्मोन नाम दिया गया इथाइलिन। और ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। अब जो दो आपको मैंने पहले भी बायो एसे टेस्ट बताए थे इथाइलिन के, वो भी आप ध्यान में रखना, ऑक्सीजन के क्यों केवल अपने बायो एसे या जैव आमापन परीक्षण जो है वो किसके हैं, जैव आमापन परीक्षण केवल अपने ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन का जैव आमापन परीक्षण क्या है कि जो एफडब्ल्यू वेंट ने प्रयोग किया था वो प्रयोग मैं आप लोगों को पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। इन्होंने क्या किया कि जई के प्रांकुर चोल को लेकर और इसके शीर्ष भाग को इन्होंने काट कर क्या कर लिया, अलग रख लिया। और अलग रखने के पश्चात इन्होंने देखा कि अब ये जो प्रांकुर है ये प्रांकुर अब वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है पादप के शीर्ष भाग में होता है। और इसी कटे हुए शीर्ष को जब पुनः इस कटे हुए भाग के ऊपर रखा तो क्या पाया गया कि ये भाग जो है पुनः वृद्धि करने लगता है। दूसरी बात क्या किया इन्होंने, इस कटे हुए शीर्ष को अगार अगार जो कि क्या है, एक प्राकृतिक पोषक पदार्थ है, इस अगार अगार के ऊपर इन्होंने कुछ समय के लिए रख दिया। तो इन्होंने देखा कि यहां शीर्ष भाग में जो पदार्थ संश्लेषित हुए हैं वो पदार्थ कहां आ गए, इस अगार अगार में आ गए। और जब वापस इस कटे हुए टुकड़े के ऊपर ये अगार अगार का टुकड़ा रखा तब भी इन्होंने क्या देखा कि ये भाग जो है पुनः वृद्धि करने लग गया है। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, दूसरा प्रयोग इन्होंने ये किया कि ये जो शीर्ष भाग की वृद्धि होती है ये पदार्थ शीर्षस्थ भाग में संश्लेषित होने के बाद अप्रदीप्त जो भाग होता है, यानी यह मान लें अपन कि इधर से इस पादप को क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका इधर वाला भाग है इस भाग से ये पदार्थ यहां संश्लेषित होने के पश्चात ये नीचे की तरफ स्थानांतरित होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब्रक या माइका का एक टुकड़ा एक बार इधर लगाया और इधर लगाने के पश्चात देखा कि पादप उसी प्रकार से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जबकि अप्रदीप्त, इधर मैं लिख देता हूं अप्रदीप्त भाग, और ये वाला भाग कौन सा हो गया अपना, प्रदीप्त भाग। तो अप्रदीप्त भाग की तरफ जब माइका का टुकड़ा लगाया गया तो माइका या अब्रक जो है वो ऑक्सीजन के संचरण में बाधा डालता है। तो इसके ऑक्सीजन के संचरण में बाधा डालने के कारण जब अप्रदीप्त भाग की ओर माइका का टुकड़ा लगाया गया तो यह देखा गया कि यह भाग जो है अब वृद्धि प्रदर्शित नहीं करता है। और जब प्रदीप्त भाग की ओर माइका का टुकड़ा या अब्रक का टुकड़ा लगाया गया तो ये देखा गया कि ये भाग क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन का संश्लेषण जो है वो शीर्ष भाग में होने के पश्चात ये पादप के अप्रदीप्त भाग से पादप के निचले भागों में स्थानांतरित होता है या संचरित होता है, जिससे पादप वृद्धि करता रहता है। तो ये केवल मात्र ये दो प्रयोग आपको याद रखने हैं। एक पहले प्रयोग में क्या किया, शीर्षस्थ भाग को काटकर देखा गया कि पादप अब वृद्धि प्रदर्शित नहीं करता है, और उसी कटे हुए भाग को पुनः पादप के प्रांकुर चोल के ऊपर रखा गया तो ये देखा गया कि यह वृद्धि कर रहा है। दूसरा क्या किया, उसी कटे हुए शीर्ष को जब अगार अगार के ऊपर कुछ समय के लिए रखा और वो अगार का टुकड़ा जब कटे हुए शीर्ष भाग वाले स्थान पे वापस रखा गया तो यह पाया गया कि अब यह भाग जो है वो पुनः वृद्धि करने लगता है। दूसरा, अब्रक का टुकड़ा प्रदीप्त और अप्रदीप्त भाग पर लगाने के पश्चात इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शीर्ष भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होने के पश्चात ये अप्रदीप्त भाग के द्वारा नीचे की ओर संचारित होता है और वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो ये आज हमने ऑक्सीजन का जैव आवापन पढ़ा, संबंधित वृद्धि दर पढ़ी, शेष भाग अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।